नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 78 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 78 को। यह आपकी 2 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के 3rd चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर की 9th वर्कशीट रहेगी। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने बात की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च के साथ या नमक मार्च के साथ। गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचते हैं। ये यात्रा कुल 240 मील की होती है जिसको 24 दिनों में तय किया जाता है। गांधी जी दांडी पहुंचने के बाद वहां समुद्र के पानी को बॉयल करते हैं, नमक बनाते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। वैसे अगर हम कार्यक्रमों के आधार पर देखें तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके कार्यक्रम, जो मुख्य घटनाएं थी वो ठीक वैसी ही थी जैसा कि असहयोग आंदोलन में हुआ था, लेकिन कई मायनों में ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से कहीं आगे था। पहला उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जो हमारा असहयोग आंदोलन था उसमें उद्देश्य था स्वराज, सेल्फ रूल हमें चाहिए था। लोकल गवर्नमेंट के लिए हमें पावर्स चाहिए थी, यानी कि हम ये नहीं चाहते थे, उस वक्त हमारी ये डिमांड नहीं थी कि अंग्रेज बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से चले जाएं। लेकिन जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज, यानी कि हमारी मुख्य मांग थी पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए थी, ना उससे कम चाहिए था और ना हमें कुछ और चाहिए था। तो उद्देश्य दोनों के अलग अलग थे। दूसरी अगर बात की जाए तो जो असहयोग आंदोलन था उसमें कांग्रेस पार्टी और गांधी जी का आह्वान था कि हमें अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करना, यानी कि सहयोग नहीं करना है। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक चीज और जुड़ गई थी कि यहाँ पे अंग्रेजों का हमें सहयोग तो नहीं करना है, यानी कि कोऑपरेट तो हमें नहीं करना उनके साथ, लेकिन हमें कानूनों को भी नहीं मानना है। इस मामले में ये अलग था। तीसरा, ये जो आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन की तुलना में ज़्यादा व्यापक आंदोलन था, यानी कि देश के हर कोने में ये फैला हुआ था। देश के हर कोने से अलग अलग समुदाय के लोगों ने इसमें भाग लिया था। चौथा जो अंतर था दोनों आंदोलनों में, चौथा बड़ा डिफरेंस ये था कि महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन में कहीं ज़्यादा थी। ओके, आज की इस वर्कशीट की बात करें तो इसमें हम समझेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी कैसे रही थी, किन समुदायों ने भाग लिया था और जब उन्होंने भाग लिया तो उनके भाग लेने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, या उनके लिए स्वराज का कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए अलग अर्थ था। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की, कि इस आंदोलन में किसानों की भागीदारी, जैसा कि हमने देखा असहयोग आंदोलन में भी अच्छी खासी भागीदारी थी, इस आंदोलन में भी ऐसा ही होता है कि किसान है वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। गाँव में संपन्न किसान समुदाय, जैसे गुजरात के जो पाटीदार थे, उत्तर प्रदेश के जो जाट थे, वो आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे थे। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक जो सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर भी किया था। यानी कि उन्होंने ये आंदोलन में किसानों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और न केवल भाग लिया था बल्कि बाकी लोगों को भी कोशिश की थी कि उनको एकजुट किया जाए। और कुछ लोग जो इन्हीं गाँव में से थे जो कि इस आंदोलन के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, उनको भी जुड़ने के लिए मजबूर भी किया गया था। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। हालांकि यहाँ पर बात तो हो रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, लेकिन उनके लिए कुछ अपने हित भी थे। उनके लिए था कि स्वराज अगर आएगा तो क्या होगा, उनका ये मानना था कि अगर स्वराज आएगा तो जो भारी लगान है इससे मुक्ति मिल जाएगी, जो टैक्स वो हैवी टैक्स पे कर रहे थे उससे उन्हें छूट मिल जाएगी। दूसरी तरफ जो गरीब किसान थे वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना पड़ता था उसे माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया था जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था, लेकिन उनके लिए यही था स्वराज का अर्थ कि वो जो टैक्स दे रहे हैं, यानी कि जो गरीब किसान थे, कि उनको भी भारी कर चुकाना पड़ता था, कि वो कर उन्हें ना चुकाना पड़े। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी था कि अगर स्वराज आता है तो जमीन का, भूमि का पुनर्वितरण होगा और उनको जमीनों पर उनका मालिकाना हक मिल जाएगा। तो ये था किसानों का कि भागीदारी अच्छी खासी थी, लेकिन उनके लिए स्वराज का कुछ अलग अर्थ था। अब हम बात करेंगे व्यवसायी वर्ग की, श्रमिक वर्ग की, कि उनकी क्या भूमिका रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो भारतीय उद्योगपतियों ने भी इस आंदोलन में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया था। उन्होंने इस आंदोलन को आर्थिक सहायता दी थी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर देते। यानी कि आर्थिक सहायता का मतलब कि जहां पर भी जरूरत पड़ी वहां पर उन्होंने धन के साथ सहायता की थी। इसके साथ साथ इस आंदोलन में वो सीधे तौर पर कूद पड़े थे।
उन्होंने जो विदेशी वस्तुएं थी उनको खरीदने या बेचने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था, यानी कि इन्होंने भी बहिष्कार कर दिया था विदेशी वस्तुओं का। ज्यादातर जो बिजनेसमैन थे वो स्वराज को ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फलने फूलने लगेंगे। यानी कि उनको ये लगता था कि अगर स्वराज आएगा तो क्या होगा, उनका बिजनेस खूब दौड़ेगा, खूब अच्छे से चलेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां नहीं रहेगी जैसा कि इस ब्रिटिश सरकार ने लगा रखे। यानी कि उनके कुछ अपने हित थे और उसी हितों के उम्मीद में वो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। अब अगर हम बात करें श्रमिक वर्ग की, तो श्रमिक वर्ग है उनकी भी भागीदारी रही थी, हालांकि सीमित भागीदारी रही थी। सीमित भागीदारी का अर्थ है कि कुछ इलाकों में भागीदारी श्रमिकों की ज्यादा थी, लेकिन कुछ इलाकों में उनकी भागीदारी कम रही थी। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर क्षेत्र के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन कुछ मजदूरों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को, काम जो कम वेतन है, खराब कार्यस्थिति है, उनके खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। यानी कि उनकी अपनी मांगे भी थी कि कम वेतन है, काम करने के घंटे ज़्यादा हैं, जबकि कार्यस्थल पर उनको इतनी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। तो वो मांगों को साथ जोड़ लिया था इस स्वराज के आंदोलन के साथ, और साथ साथ उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की, यानी कि जो पोर्ट, पतन, बंदरगाह पर काम करते थे, उनकी भी हड़ताल होती है। वो हड़ताल भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में थी। 1930 में छोटा नागपुर है, उनकी टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों में भाग लिया था और बहिष्कार अभियानों में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो अगर हम बात करें श्रमिकों की ओवरऑल, तो उनकी भागीदारी कम थी इस आंदोलन में, लेकिन जहां कहीं पर भी भागीदारी थी वहां पर उनकी कुछ अपनी मांगे भी थी, लेकिन वो गांधी जी के सिद्धांतों के साथ भी जुड़े हुए थे और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया था। ओके, यानी कि 3 वर्ग हो गए, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग और तीसरा हो गया श्रमिक वर्ग। अब हम बात करेंगे महिलाओं की, कि महिलाओं की भागीदारी कैसी रही थी इस आंदोलन में। महिलाओं की बात करें तो असहयोग आंदोलन है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी थी, लेकिन उनकी भागीदारी सीमित रही थी। लेकिन इस आंदोलन की अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। यानी उनका जो वो आंदोलन था, जो दांडी मार्च था, साबरमती से लेकर के दांडी तक का, तो वहां रास्ते में हजारों औरतें थी जिन्होंने गांधी जी को सुनने के लिए न केवल वो आ जाती थी, बल्कि वहां जो कारवां बनता गया था, भीड़ जो जुटती गई थी, उसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भी थी जो दांडी तक उनके साथ वहां पहुंची थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया था, नमक बनाया था, विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की थी। बहुत सारी महिलाएं इस आंदोलन में जेल भी गई थी और गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व भी दिखाई देने लग गया था। यानी पहली बार ऐसा देखा था कि महिलाएं सार्वजनिक जीवन में उतर आई थी, सड़कों पे उतर आई थी। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए वो गांधी जी के साथ और जो देश के नेता थे उनके साथ वो खड़ी दिखाई दी थी। हालांकि ये जो महिलाओं की भूमिका थी, यानी कि वो बाहर तो निकलने लग गई थी और इसके कई सारे सकारात्मक प्रभाव भी रहे थे। सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि उनके दायित्व जो थे, कि पहले ये माना जाता था कि औरतें मतलब वो सिर्फ घर की चारदीवारी में रहेंगी, लेकिन जब बाहर निकलने लग गए तो कहीं ना कहीं दूसरे जो औरतें थी उन्हें भी प्रेरणा मिली कि आप भी एक समान दर्जे की मांग कर सकते हैं और हम भी एक समान कार्य कर सकते हैं। हालांकि महिलाओं की ये जो सार्वजनिक भूमिका थी उसमें जो उनका इजाफा हो रहा था, यानी कि वो जब इस आंदोलन में भाग ले रही थी, इससे उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव नहीं आया। शहरों में जरूर बदलाव आया कि जैसे उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाने लग गया या उनके अधिकारों की बात होने लग गई थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति में ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया था। गांधी जी का भी मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली दायित्व है। इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस के संगठन में भी किसी महत्वपूर्ण पद के ऊपर औरतों को जगह नहीं दी गई थी। यानी कि महिलाएं जरूर इस आंदोलन के साथ बाहर निकली थी, लेकिन अभी भी सार्वजनिक जीवन में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका उनको नहीं दी गई थी। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति थी उसमें ही दिलचस्पी थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी चाहती तो ये थी कि महिलाओं की भागीदारी आंदोलनों में होनी चाहिए ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके ऊपर दबाव पड़े, प्रेशर आए, लेकिन वो किसी दायित्व, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको देने से बचना चाहती थी।
तो ये बात हुई आज की इस वर्कशीट की, और इसमें हमने समझा कि किन वर्गों ने इस आंदोलन में भाग लिया और उनके हित क्या थे, यानी कि वो क्या चाहते थे, उनके लिए स्वराज का क्या अर्थ था। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड 2 आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की बात करें तो उनकी भागीदारी किस प्रकार की थी। व्याख्या हमें करनी है, तो यहाँ पे मैंने सामूहिक लिखा है क्योंकि आपकी वर्कशीट में सामूहिक लिखा है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक समूह होना चाहिए। ओके, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी किस प्रकार की थी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले व्यवसाय की बात करें तो ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी, यानी कि जो कारोबारी जो थे उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन उनके लिए ये था कि स्वराज आएगा तो उनके कारोबार के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर पाबंदियां नहीं रहेगी। धनी किसानों के लिए स्वराज का अर्थ था भारी लगान के खिलाफ लड़ाई, इसलिए उन्होंने भाग लिया था। महिलाओं के लिए स्वराज का अर्थ था भारतीय समाज में पुरुषों के साथ बराबरी और एक स्तरीय जीवन की प्राप्ति, यानी कि वो चाहते थे कि उन्हें भी बराबरी का हक मिले, बराबरी का दर्जा मिले और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इंप्रूवमेंट हो। गरीब किसानों की अगर बात करें तो उनके लिए स्वराज का अर्थ था कि उनके पास स्वयं की खुद की जमीन होगी और उन्हें जमीन का किराया नहीं देना होगा और उन्हें बेगार भी नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि अलग अलग समुदायों ने भाग लिया, लेकिन उनके लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग था, उनके जो हित थे, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो अलग अलग थी। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। क्या उनकी भूमिका, जो सार्वजनिक भूमिका थी, उसके इजाफे से उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव आया था, यह हमें बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनको सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई थी, लेकिन महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका में इजाफे से उनकी स्थिति में कोई भारी बदलाव नहीं आया था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास 10 सोशल साइंस SST के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स आपके ऑलरेडी पब्लिश हो चुके। जल्दी हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। 1 मार्कर हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हमें प्रिपेयर करना है कि हो सकता है पैटर्न में कुछ चेंज आ जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटीज़, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके 3 मार्कर 5 मार्कर, तो वो सभी क्वेश्चंस की सीरीज है, जल्द ही आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।